आईएससी क्लास 11 इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना वन शॉट वीडियो सीरीज, और आज हम लोग एक नए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विच इज स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी पोस्ट लिबरलाइजेशन। हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश मिश्रा फ्रॉम एसपी क्लासेस कोलकाता। और लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में ये समझते हैं कि इंडिया में आखिर रिफॉर्म कब आया, क्योंकि इस पूरा चैप्टर, ये जो पूरा चैप्टर है ये इकोनॉमिक रिफॉर्म पर बेस्ड है। सबसे पहले समझते हैं इंडिया में रिफॉर्म आया था 1991 में। सर, इस रिफॉर्म में क्या हुआ था? सबसे पहले इस रिफॉर्म का नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और गवर्नमेंट ने यहां पर तीन चीजों के ऊपर फोकस किया, विच वाज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर 1991 में इंडिया में इतना बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज या इतना बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म आखिर लाने का जरूरत क्यों पड़ा? यही हमारा पहला टॉपिक है, दैट व्हाट वाज द नीड फॉर सच अ मैसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म। समझते देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि 1991 के पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। जैसे गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट लगाया था, गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट लगाया था जिसको बोलते थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ने एफडीआई के ऊपर लिमिट लगा दिया था, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ को रेगुलेट किया था, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंडस्ट्रीज को एक्सक्लूसिवली रिजर्व किया था पब्लिक सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज रिजर्व किया था। अब ये जितना भी स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिया, गवर्नमेंट ने सोचा था कि इससे हमारा इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा, इससे सेविंग्स बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, पॉवर्टी इरेडिकेट होगा। लेकिन इन सारे पॉलिसीज में बहुत सारा वीकनेसेस था, और उन वीकनेसेस के कारण गवर्नमेंट को इंडिया में ये इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ा। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का सबसे पहला रीजन है वीकनेस ऑफ प्री 1991 पॉलिसी। 1991 के पहले जितना भी पॉलिसीज का मैंने आपको नाम बताया, उन सारे से क्या हुआ, उन सारे में बहुत सारा वीकनेसेस था, रिजल्टिंग इन लो इकोनॉमिक ग्रोथ, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद सर सेविंग्स स्टैग्नेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट स्टैग्नेंट हो गया, जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उनका परफॉर्मेंस बड़ा पुअर था, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इनएडिक्वेट था, एंड इंडस्ट्रीज भी बहुत स्लो रेट से ग्रो कर रहा था। एंड हेंस इंडिया वांटेड अ मैसिव रिफॉर्म, एंड हेंस 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था। सेकेंड और एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस आना। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब आपको सबको समझ में आता है, जैसे डॉलर हो गया, येन हो गया, पाउंड हो गया, इन सारे का रिजर्व। इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व कंटिन्यूअसली डिप्लीट कर रहा था। अब रीजन क्या था? देखिए, सबसे पहला था आवर डिपेंडेंसी ऑन गल्फ कंट्रीज फॉर क्रूड ऑयल। अब इंडिया गल्फ कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट था क्रूड ऑयल को परचेस करने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या हुआ? सर गल्फ कंट्रीज में हो गया वॉर, सर गल्फ कंट्रीज में हो गया वॉर। अब गल्फ कंट्रीज में वॉर होने के कारण गल्फ कंट्रीज में क्रूड का सप्लाई हो गया कम, सर वहां पे क्रूड का सप्लाई कम हो गया। अब जब क्रूड का सप्लाई कम हुआ तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का प्राइस इंक्रीज हो गया। अब क्रूड का प्राइस इंक्रीज हो गया तो इंडियंस को, हम लोग जो क्रूड इंपोर्ट करते थे, हमारा इंपोर्ट प्राइस बढ़ गया, और इसके कारण हमारा जो क्रूड का इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज हो गया। मतलब अब हम लोगों को सेम क्रूड खरीदने के लिए ज्यादा फॉरेन करेंसी स्पेंड करना पड़ रहा है, एंड हेंस आवर फॉरेन करेंसी वाज ड्राइंग वेरी क्विकली। ये एक बड़ा रीजन था। सर दूसरा, इंडिया के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा एक्सटर्नल डेट था, इंडिया ने फॉरेन कंट्रियों से बहुत सारा एक्सटर्नल लोन लेके रखा था। अब जब आप लोन लेते हो फॉरेन करेंसी में, तो उसका रीपेमेंट भी आपको फॉरेन करेंसी में करना पड़ता है। केवल लोन का नहीं, साथ में आपको इंटरेस्ट भी फॉरेन करेंसी में देना पड़ता है। तो जो इंडिया ने एक्सटर्नल लोन लिया था, उन लोन को रीपे करने के टाइम पे उन लोन के इंटरेस्ट को पे करने के कारण भी इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीट हो रहा था। थर्ड, सर जितने भी इंडिया में एनआरआई लोग थे जो फॉरेन में जाके सेटल हो गए, इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण वो कंटिन्यूअसली इंडिया से अपना पैसा को विड्रॉ कर रहे थे, और पैसा विड्रॉ करने के कारण भी इंडिया का फॉरेन करेंसी डिप्लीट हो गया। एंड फोर्थ एंड द लास्ट रीजन, इंडिया में इंपोर्ट हमेशा एक्सपोर्ट से ज्यादा था। सर इंपोर्ट ज्यादा होने के कारण भी हमारा फॉरेन करेंसी डिप्लीट हो रहा था, और ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि इंडिया में 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया। तो पहला रीजन हमने पढ़ा वीकनेस ऑफ प्री 1991 पॉलिसी, और दूसरा हमने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। एग्जाम में आपको ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आने का रीजन क्या था। थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशंस इंपोज्ड बाय आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक।
अब क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी डिप्लीट हो रहा था तो इंडिया पहुंचा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास कि सर आप हमको लोन दे दो। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने पहले तो डिनाई कर दिया, बट बोला कि अगर आपको लोन चाहिए तो हम आपको लोन देंगे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर हम आपको लोन देंगे। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को एकदम क्लियर था कि देखो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करने दिया नहीं जाता है, गवर्नमेंट जो बिजनेसेस चला रहे हैं उनमें बहुत सारा प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंडिया में है नहीं, एफडीआई को आप अलाउ कर नहीं रहे हो, तो आप अगर हमसे लोन लोगे तो आप उसको रीपे कैसे करोगे। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने बोला कि हम आपको लोन तो देंगे, जितना पैसा चाहिए आपको देंगे, लेकिन हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर देंगे। और उन्होंने इंडिया पर 4 टर्म्स एंड कंडीशंस लगाया। सबसे पहला बोला आप अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करो। सबसे पहला बोला कि आप अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करो। सर फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बजट में जो हमारा डेफिसिट आ रहा है। हर साल इंडिया में एक बजट बनता है, जो अभी रिसेंटली आया 1 फेब को बजट आया। अब इस बजट में गवर्नमेंट बताता है कि गवर्नमेंट के पास कहां से कितना कितना पैसा आएगा और कहां पर कितना पैसा स्पेंड होगा। अब इंडिया में हमेशा क्या होता है, बजट डेफिसिट चलता है, मतलब एक्सपेंडिचर वाज मोर देन इनकम, एक्सपेंडिचर वाज मोर देन इनकम। अब इसके कारण बजट नेगेटिव जा रहा है। इसका यह भी मतलब हो सकता है कि शायद गवर्नमेंट कुछ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का क्या इशारा था कि आप अपने डेफिसिट को कम करो, मतलब आप अपने खर्चों को कम करो। और दूसरा बोला कि आप मनी सप्लाई के ग्रोथ को भी रेगुलेट करो। ये जो आप मनी प्रिंटिंग कर रहे हो, मनी का जो प्रिंटिंग हो रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रहा है, आप इसको भी रेगुलेट करो ताकि आपके कंट्री में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सके। तीसरा कंडीशन उन्होंने बोला कि आप अपने डोमेस्टिक कंट्री को लिबरलाइज करो। ये जो आपने अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस रेगुलेशंस लगा के रखा है, इन रेस्ट्रिक्शन को आप खत्म करो। जैसे आपने लाइसेंस का रिक्वायरमेंट लगा के रखा है, इन सारी चीजों को आप रिलैक्स करो। और आप ग्लोबलाइज करो अपने इकोनॉमी को, मतलब इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करो। इंडिया का और वर्ल्ड इकोनॉमी के बीच में फ्री फ्लो होना चाहिए, गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का और टेक्नोलॉजी का। तो ये 3 रीजंस हमने पढ़ा जिनके कारण 1991 में इंडिया में आया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जहां पर 3 मेन चीजों के ऊपर फोकस किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का सबसे पहला एलिमेंट था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को अगर हम लोग साधारण भाषा में समझे तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम, लेकिन यहां पर लिबरलाइजेशन का मतलब था जो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के ऊपर या प्राइवेट सेक्टर के ऊपर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस रेगुलेशंस लगा के रखा है, उन अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को, रेगुलेशन को या तो खत्म करो या आप उनको मिनिमाइज करो। लिबरलाइजेशन का यह मतलब नहीं होता है कि इंडिया से लॉ हटा दो, ऑर्डर हटा दो, गवर्नेंस हटा दो, ऐसा नहीं। जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन है, जो आपके ग्रोथ को रोक रहे, उन रिस्ट्रिक्शंस को आप अल्टीमेटली रिमूव कर दो। तो पढ़िएगा क्या बोला है, लिबरलाइजेशन इज अ पॉलिसी ऑफ डी रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाना, डी रेगुलेशन का मतलब रिस्ट्रिक्शन को खत्म करना या फिर मिनिमाइज करना ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। अलग अलग सेगमेंट्स में, जैसे इंपोर्ट के ऊपर आपने बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि इतना ही लिमिट यूज किया जा सकता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया था, इंपोर्ट पर कोटा लगाया गया था। अलग अलग जो सेक्टर्स है उनको सिस्टमैटिकली डीरेगुलेट करना। कीवर्ड इज डीरेगुलेट। डीरेगुलेट बड़ा इंपॉर्टेंट सा कीवर्ड है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है, होगा क्या, देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लिबरलाइजेशन पॉलिसी वाज टू मूव अवे फ्रॉम अ रेगुलेटेड सिस्टम, रेगुलेटेड मतलब जिसमें बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है, टुवर्ड्स अ न्यू सिस्टम वेयर रेगुलेशन वर टू बी रिड्यूस्ड एंड अल्टीमेटली मिनिमाइज। ऑब्जेक्टिव क्या था लिबरलाइजेशन का, कि हम लोग एक जो रेगुलेटेड सिस्टम था जहां पर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन था, उनसे निकले एक नए सिस्टम पे जहां पर रिस्ट्रिक्शंस या तो रिड्यूस किया जाए या अल्टीमेटली उनको बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर दिया जाए। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आप रूल्स हटा दो, रेगुलेशन हटा दो, लेजी स्फेयर, कंप्लीट फ्रीडम हटा दो, ऐसा नहीं है, लेकिन जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन है भैया उनको तो आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। अब यहां पर सबसे पहला फीचर होता है सर डी लाइसेंसिंग। अब आपको याद होगा इंडिया में लाइसेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। किसी भी नए इंडस्ट्री को, किसी भी नए बिजनेसमैन को अगर कोई नया इंडस्ट्री स्टार्ट करना है, अगर आपको अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड करना है तो लाइसेंस का रिक्वायरमेंट था। अब लाइसेंस तो देखिए ठीक था, लेकिन इतना एक्सेसिव लाइसेंस था ना कि उससे अल्टीमेटली करप्शन क्रिएट होने लग गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिले होने लग गया, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का इंसेंटिव कम होने लग गया, एंड हेंस लिबरलाइजेशन के थ्रू सबसे पहला चीज किया गया, इन अननेसेसरी लाइसेंस के रिक्वायरमेंट को अबॉलिश किया गया।
आज भी इंडिया में कुछ बिजनेसेस में लाइसेंस लगता है, लेकिन मैक्सिमम 5 इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी किसी इंडस्ट्री में आज के डेट में लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए क्या बोलता है, इंडस्ट्रीज कवर्ड अंडर दिस सिस्टम वर रिक्वायर्ड, उनको जरूरत था कि वो गवर्नमेंट से लाइसेंस ले। ये पहले का सिस्टम आपको बता रहे। अब इससे हुआ क्या, दिस लेड टू, ध्यान रखिएगा, दिस लेड टू अननेसेसरी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। लाइसेंस देने के पहले गवर्नमेंट रिपोर्ट मांगेगा, पेपर वर्क, बहुत कुछ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिले होने लग गया, और रेड टेपिज्म यानी कि ब्यूरोक्रेसी, लेयर्स ऑफ अप्रूवल, इसके कारण इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिले होने लग गया, और करप्शन भी हुआ यहां पर। तो अब क्या बोलता है, द रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइसेंस वाज अबॉलिश्ड, कंप्लीटली खत्म कर दिया गया मैक्सिमम इंडस्ट्रीज के लिए, एक्सेप्ट फॉर 5 इंडस्ट्रीज जो बहुत इंपॉर्टेंट भी एक्चुअली, अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, इन सब तरह के इंडस्ट्रीज में आज भी लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में लाइसेंस के सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। नेक्स्ट, रिलैक्सेशन इन कंट्रोलिंग मोनोपोलीज। अब देखिए, इंडिया में एक कानून पास हुआ था, MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, जो बोलता है कि अगर आप एक बड़ी कंपनी हो, सर बड़ी कंपनी मतलब जिनके पास 100 करोड़ रुपए का से ज्यादा का असेट है, सर MRTP एक एक्ट बना, फुल फॉर्म इज मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। पहले सुनिएगा ध्यान से, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट इंडिया में पास हुआ, जो बोलता है कि अगर आप एक बड़ी कंपनी हो, इफ यू आर अ बिग कंपनी, सर बिग कंपनी मतलब जिनके पास 100 करोड़ रुपए से ऊपर का असेट है, तो आप कुछ सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज में ही एंटर कर सकते हो, वो भी गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद। अब इससे क्या हुआ, जितने भी बड़ी कंपनीज थे उनका बिजनेस का जॉनरा बहुत लिमिटेड हो गया, वो लोग हर बिजनेस में एंटर ही नहीं कर पा रहे थे, ये बड़ा प्रॉब्लम था। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अब इन सब सिस्टम को हटाओ, अब आपको कोई तरह का गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है। देखिए क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ने MRTP एक्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, वहां पर बोला कि अगर आपके पास एसेट 100 करोड़ से ऊपर का है, तो आप केवल सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज में एंटर कर सकते हो, यू आर अलाउड टू एंटर ओनली इन द सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज, एंड वो भी आफ्टर टेकिंग गवर्नमेंट अप्रूवल, आफ्टर टेकिंग गवर्नमेंट अप्रूवल। लेकिन अब क्या बोलता है, मोनोपोली हाउसेस आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, अब उनको कोई तरह का इस तरीके का गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है। तो दूसरा फीचर था इंडिया में लिबरलाइजेशन का। तीसरा, इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी लिबरलाइज। अब पहले क्या था, पहले आप कहां इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के लोकेशन को लेके सब कुछ लिबरलाइज कर दिया गया। आपका जहां इच्छा वहां आप इंडस्ट्री सेटअप करो। हाँ, अगर किसी भी स्टेट में किसी भी जगह पे अगर 1 मिलियन से ऊपर का पॉपुलेशन है, तो वहां पर फिर आप इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते हो, वो तो खैर देखिए इंपॉर्टेंट भी है पोल्यूशन वगैरह को ध्यान में रखते हुए, बट अदरवाइज आप कहीं पर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, पहले प्रॉब्लम क्या था, पहले मर्जर्स और एक्विजिशंस को लेके भी बड़ा प्रॉब्लम था। गवर्नमेंट नहीं चाहता था कि कोई भी 2-3 कंपनी मिलकर एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाए। गवर्नमेंट नहीं चाहता था कि प्राइवेट लोग मोनोपोली बनकर लोगों को एक्सप्लॉइट करे। तो गवर्नमेंट पहले मर्जर्स पे, टेक ओवर्स पे, कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी को अक्वायर कर रहा है उसके ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शन, अलाउड ही नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, मर्जर्स, टेक ओवर, सेपरेशन, इन सब पे जितना भी रेस्ट्रिक्शन था उन सारे को हटा दिया गया। उसके बाद सर, लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब हो गया स्टॉक मार्केट। तो पहले किसी भी नए कंपनी को अगर स्टॉक मार्केट में जाकर पैसा रेस करना था, तो उसके ऊपर भी बहुत सारा गवर्नमेंट अप्रूवल था। अब उन सारे अप्रूवल को हटा दिए। आज के डेट में कोई भी नया कंपनी स्टॉक मार्केट में जाकर पब्लिक से फंड रेस कर सकता है, लेकिन हाँ, क्योंकि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि फ्रॉड हो, तो गवर्नमेंट ने एक बॉडी बना दिया जिसका नाम है सेबी। आप लोग सुना होगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पहले आपको आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, आपके पीएल, बैलेंस शीट, अप्रूवल, आपको उनके दिए गए नियम को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है। सेबी का कुछ नियम बनाए गए जिसको आप फॉलो करके पब्लिक से पैसा रेस कर सकते हो। अ न्यू कंपनी कैन बी फ्लोटेड, किसी भी नई कंपनी को आज आप फ्लोट कर सकते हो, वो पब्लिक से को शेयर इशू कर सकता है, डिबेंचर इशू कर सकता है, विदाउट टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन हाँ, सेबी को सेटअप किया गया जिसको वॉच डॉग की तरह रखा गया कैपिटल मार्केट के फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, तो कोई कंपनी मिसयूज ना करे, इसलिए सेबी को वॉच डॉग की तरह रखा गया। उसके बाद सर, इंडिया में आया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म। फॉरेन, वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया में पहले एक्सचेंज रेट, जो आज आप सुनते हो $1 80 रुपए का है, 90 रुपए का, 95 का, जो एक्सचेंज रेट है, इसको डिटरमाइन करता था गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास पावर था
एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने का, यानी कि आरबीआई हो गया। तो आरबीआई यूज टू डिटरमाइन कि इंडिया में एक्सचेंज रेट क्या चलेगा। अब गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भैया, ये जो न्यू रिफॉर्म आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, यहां पर अब ये पावर गवर्नमेंट के पास नहीं है। आज के डेट में रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। फॉरेन करेंसी का डिमांड, फॉरेन करेंसी के सप्लाई के हिसाब से रेट को डिटरमाइन किया जाता है। पहले जो सिस्टम था उसको हम लोग बोलते थे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां पर एक्सचेंज रेट वाज डिटरमाइंड बाय आरबीआई यानी कि गवर्नमेंट। लेकिन आज जो हम लोग सिस्टम में आ चुके हैं उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। सर पहले का क्या नाम था? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, आज का नाम हो गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, जहां पर एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब अब एक्सपोर्टर, अगर मैंने कुछ एक्सपोर्ट किया और वहां से अगर डॉलर आया तो उसको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है इंडियन रुपीस में। जो फॉरेन से पैसा आएगा उसको इजीली इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, जहां पर बोलता है फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म। फॉरेन ट्रेड को लेके भी काफी रिफॉर्म आया। सबसे पहला, टैरिफ रिस्ट्रिक्शन हैज बीन कंसिडरेबली रिलैक्स। पहले इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगा दिया गया था, इंपोर्ट के ऊपर कोटा लगा दिया गया था, उन सारी चीजों को अभी कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया। इंपोर्ट कंट्रोल्स हैव बीन कंप्लीटली अबॉलिश्ड। आज इंपोर्ट के ऊपर जो पहले अननेसेसरी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया गया था, कोटा फिक्स कर दिया गया था, उन सारे सिस्टम को भी कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया। क्लियर है मेरा बात? क्लियर है सर। इकोनॉमिक रिफॉर्म का हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट करें, जहां पर टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन। अब आपको समझना पड़ेगा प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर गवर्नमेंट ने अपने ओनरशिप को, गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है कहां पर? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने अपने ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम गवर्नमेंट टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या फिर टू द प्राइवेट सेक्टर। जिन सरकारी कंपनियों में गवर्नमेंट का ओनरशिप है, जिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट का ओनरशिप है, गवर्नमेंट ने क्या करा? अपने ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। सारे को नहीं, कुछ एंटरप्राइजेस को, जहां पर गवर्नमेंट को लगता है कि बहुत लॉसेस हो रहे हैं, जहां पर मैनेजरियल एफिशिएंसी की बहुत ज्यादा कमी है, उन सारे बिजनेस एंटरप्राइज के ओनरशिप को गवर्नमेंट ने प्राइवेट को ट्रांसफर कर दिया। जैसा कि आपने हाल फिलहाल में सुना होगा, एयर इंडिया के ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया गया था फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द टाटा ग्रुप। तो वो गया आपका प्राइवेटाइजेशन। या तो गवर्नमेंट पूरे के पूरे अपने बिजनेस को ही बेच देता है, या गवर्नमेंट अपने बिजनेस के कुछ हिस्से को, कुछ शेयर्स को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल कर देते हैं। समझिएगा ध्यान से, प्राइवेटाइजेशन एक प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर। सर क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? सर ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। सर किसका? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का। ओनरशिप किसको जा रहे हैं? सर गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर के पास। ठीक है, अब प्राइवेटाइजेशन को लेके दो स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ इकोनॉमिस्ट या स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि प्राइवेटाइजेशन तो होना ही चाहिए, वेयर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सर प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम लोग को दोनों के एंगल को समझना पड़ेगा कि जो बोल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए उनका क्या रीजन है, और जो लोग बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए उन लोगों का क्या रीजन है। समझिएगा सबसे पहले क्या बोल रहे हैं। सर कुछ लोगों ने बोला कि आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पे प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। अब ये क्या बोलते हैं, देखिए, कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट को अपने एक्टिविटी को कन्फाइन करना चाहिए असेंशियल एक्टिविटीज में। मतलब गवर्नमेंट को लॉ, ऑर्डर, डिफेंस, इन सब एरियाज में अपने एक्सपर्टीज को डालना चाहिए, और जो एरिया में प्राइवेट पार्टिसिपेट कर नहीं सकते या प्राइवेट पार्टिसिपेट करना चाहता नहीं है, उन एरियाज पर ही गवर्नमेंट को अपने एक्टिविटीज को कन्फाइन करना चाहिए। मतलब क्या बोला? गवर्नमेंट को तीन चीजों पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहला जो एसेंशियल है, दूसरा उन एरियाज में जहां पर प्राइवेट वाला पार्टिसिपेट कर नहीं सकते रिसोर्स के कमी के कारण, या उन एरियाज में जहां पर प्राइवेट वाला पार्टिसिपेट करना चाहता नहीं है, और बाकी जितने भी एरियाज है जहां पर प्राइवेट वाला इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है उनको प्राइवेट के लिए छोड़ दो। पढ़ेगा क्या बोलते हैं। द सेंट्रल आइडिया इज दैट द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज शुड बी कन्फाइंड टू एसेंशियल एक्टिविटीज, पहला। दूसरा, जहां पर प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट परफॉर्म, और तीसरा, जहां पर प्राइवेट विल नॉट परफॉर्म। और बाकी सारे एक्टिविटीज को आपको प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ देना चाहिए। ये पहला रीजन है जिन लोगों ने बोला कि प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। अब दूसरा देखो क्या बोलते हैं। लोग ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करने से
बिजनेस का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। जो बिजनेसेस अभी तक लॉस में चल रहे थे उनमें एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा बोलता है द प्राइवेट शेयर होल्डर हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज। अब आप एक चीज समझो, जितना भी गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज है उनमें पैसा किसका लग रहा है? सर उसमें पैसा लग रहा है टैक्सेस का। मतलब अगर हम एक बिजनेस को चला रहे हैं और उस बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा लग रहा है वो लग रहा है कॉमन पब्लिक का, तो मेरे को तो दर्द ही नहीं होगा ना, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक प्राइवेट एंटरप्राइज में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का, इन्वेस्टर्स का, शेयर होल्डर का खुद का पैसा लगता है, तो वो लोग उस बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंसी से, ज्यादा इकोनॉमी से चलाएंगे। ठीक है, द मैनेजमेंट वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू अनकॉल्ड पॉलिटिकल प्रेशर एंड इंटरफेरेंस। अगर आप एक बिजनेस को प्राइवेटाइज कर देते हो तो सबसे पहला बात होता है कि प्राइवेट शेयर होल्डर का डायरेक्ट इंटरेस्ट होगा बिजनेस के एफिशिएंसी को बढ़ाने में। और प्राइवेट बिजनेसेस में ना तो गवर्नमेंट का कोई प्रेशर होगा, ना तो बिजनेस का इंटरफेरेंस होगा, ना तो गवर्नमेंट का प्रेशर होगा, ना तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा। और बिना इंटरफेरेंस के जब बिजनेस को चलाया जाएगा तो बिजनेस में एफिशिएंसी डेफिनेटली देखने मिलेगा। तीसरा, क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। देखिए, जब तक गवर्नमेंट किसी बिजनेस को ओन करता है ना, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में रहते हैं, तो उसको ना बाहर का कंपटीशन फील नहीं होता है। और जब तक मार्केट में कंपटीशन फील नहीं होगा तब तक वो कंपनी कभी भी ग्रो और प्रॉस्पर नहीं कर सकते। तो बोलता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर वुड अबॉलिश देयर मोनोपोली पोजीशन। जो आपका मोनोपोली पोजीशन है वो खत्म हो जाएगा। These enterprise will have to compete with similar other enterprise। जब आप compete करोगे तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट क्रिएट होगा, कंपनी भी ग्रो करेगा और कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट भी बेहतर बनेगा। तो कुछ लोगों ने ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया कि हम लोगों को प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। उनका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या था? सर आइडियोलॉजिकल ग्राउंड, कि आइडियोलॉजिकली गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए किस चीज पर? सर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए एसेंशियल सर्विसेज पे। गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए उन एरियाज पे जहां पर प्राइवेट वाला परफॉर्म नहीं कर सकते या प्राइवेट वाला परफॉर्म करना चाहता नहीं है। दूसरा लोगों ने क्या बोला? सर अगर प्राइवेटाइज कर देंगे तो बिजनेस का एफिशिएंसी बढ़ेगा। सर एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगा? बोलता है प्राइवेट शेयर होल्डर लोग का डायरेक्ट रिलेशन होता है बिजनेस के एफिशिएंसी को बढ़ाने में। बिजनेस में कोई तरह का पॉलिटिकल प्रेशर या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा। और जब आप अपने बिजनेस को प्राइवेटाइज कर दोगे तो गवर्नमेंट का मोनोपोली पोजीशन खत्म हो जाएगा। दे विल बी एक्सपोज टू कंपटीशन और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तीसरा, सर प्राइवेट वाला जो भी डिसीजन लेगा वो सब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के हिसाब से लेगा। गवर्नमेंट जब भी कोई डिसीजन लेता है तो वो हमेशा वेलफेयर को बढ़ाने के बारे में सोचता है, लेकिन प्राइवेट वाला हमेशा प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन लेगा। और जब प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन लेगा तो बिजनेस का एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस दोनों बढ़ेगा। सर कुछ लोगों ने बोला कि डिसीजन फ्लेक्सिबल होगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है? सरकारी कंपनियों में होता है ब्यूरोक्रेसी मतलब डिसीजंस लेने के पहले रूल्स, रेगुलेशन, लेयर्स ऑफ हायरार्की को फॉलो करना पड़ता है। कोई भी डिसीजन लेना है तो एक लेवल से वो जाएगा अप्रूवल के लिए, दूसरे लेवल पे, तीसरे, चौथे, पांचवें, इस तरीके से क्या होता है डिसीजन कई बार डिलेड हो जाता है। लेकिन प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या बोलता है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में देयर इज लैक ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी, फ्रीडम नहीं होता उनके पास, और उसके कारण क्या होता है डिसीजन डिले हो जाता है। लेकिन जब आप अपने गवर्नमेंट बिजनेसेस को प्राइवेटाइज कर दोगे इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा डिसीजन में, क्योंकि कोई तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कोई भी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा ही नहीं बिजनेस में। तो डिसीजन जो लिया जाएगा वो फास्टर लिया जाएगा, डिसीजन में कोई तरह का डिले नहीं होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा बिजनेस का। नेक्स्ट बोलता है बर्डन इन रिडक्शन इन दी बर्डन ऑन दी पब्लिक एक्सचेकर। जो देश का बजट है उसके ऊपर भी प्रेशर नहीं होगा। अब आप एक चीज समझो, जब एक पब्लिक एंटरप्राइज लॉस करता है, आप इसको अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। लॉस के केस में क्या होता है? जब भी आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं तो आप अपने पीएल में जो लॉस आता है, लॉस को क्या करते हैं हम लोग? लॉस को सर हम लोग कैपिटल से माइनस कर देते हैं। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में क्योंकि हम लोग इतना सारा प्रॉब्लम पढ़ा, रेड टेपिज्म होता है, करप्शन होता है, उनमें लॉसेस बहुत होता है। अब वो लॉस क्या होता है? कैपिटल को इरोड कर देता है, लॉसेस आपके कैपिटल को कम कर देता है। अब अगला साल वापस गवर्नमेंट को बजट से पैसा निकाल के देना पड़ता है ताकि वो लोग अपने कैपिटल को इंक्रीज करके बिजनेस कर सके। मतलब कांस्टेंट गवर्नमेंट के बजट के ऊपर प्रेशर आते हैं। पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है? Operation of public sector enterprise has been putting a large burden on the
पब्लिक एक्सचेकर, जितना भी आपका ह्यूज लॉसेस है, दुनिया भर के लोग लॉसेस करते हैं और गवर्नमेंट को उसके ऊपर सब्सिडी भी देना पड़ता है। लेकिन जब आप अपने बिजनेस को प्राइवेटाइज कर दोगे, जब सरकार अपने बिजनेस को प्राइवेटाइज कर देगा, तो गवर्नमेंट को इन लॉस मेकिंग बिजनेस के लॉस को रिकवर करने का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, गवर्नमेंट के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ 5-6 रीजन हम लोगों ने पढ़ा जो लोग बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। अब कुछ लोगों का ऐसा आर्ग्यूमेंट है कि नहीं भैया सर, प्राइवेटाइजेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर? वो लोग बोलते हैं कि ये लोग ना केवल प्रॉफिट के पीछे भागेगा और सोशल वेलफेयर को नेग्लेक्ट कर देगा। ये लोग गुड्स बनाएगा उनके लिए जो जिनके पास परचेजिंग पावर है, और जो नीडी ग्रुप है उनको इग्नोर कर देंगे। तो बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर मेनली ऑपरेट करता है प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से। तो ठीक है, अब प्रॉफिट कमाएगा तो ये लोग क्या करेगा, ये लोग कोई तरह का सब्सिडी वगैरह देगा नहीं पुअर को, और इससे सोशल वेलफेयर खत्म हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने बोला कि भैया प्राइवेटाइजेशन मत करो। अब सर अनएम्प्लॉयमेंट का भी पॉसिबिलिटी है। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ओवर एम्प्लॉयमेंट का। जितना लोगों का रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं। इससे क्या होता है, सैलरी कॉस्ट बढ़ता है और लॉसेज आते हैं। तो जैसे ही एक प्राइवेट बिजनेस को सरकार जैसे भी एक गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट को बेचेगा, तो प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, लॉसेस को कम करने के लिए सबसे पहले उन एक्स्ट्रा सरप्लस एम्प्लॉइज को रिट्रेंच कर दिया जाएगा, जिनका रिक्वायरमेंट उनको रिट्रेंच कर दिया जाएगा। देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड कॉन्सिक्वेंट अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर टेकन ओवर बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो क्योंकि प्राइवेट जब बिजनेस को अक्वायर करेगा वो प्रॉफिट बढ़ाने का सोचेगा। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, कॉस्ट को कम करना होगा। सबसे बड़ा कॉस्ट क्या है, अननेसेसरी मैन पावर। तो वो लोग क्या करेंगे, मैन पावर को रिट्रेंच कर देंगे, जॉब से निकालेंगे और इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दूसरा सर बोलता है ग्रोथ ऑफ प्राइवेट मोनोपोली। देखिए सरकार का भी मोनोपोली है, गवर्नमेंट मोनोपोली भी है जैसे रेलवेज, बट गवर्नमेंट मोनोपोली इज नॉट अ थ्रेट, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव एक्सप्लॉइट करना तो है ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट को टेंशन है, इकोनॉमिस्ट लोगों को टेंशन है कि अगर एक प्राइवेट मोनोपोली बन गया तो वो क्या करेगा, वो लोगों को एक्सप्लॉइट करेगा। सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू अ प्राइवेट कंपनी में रिजल्ट इन सब्सटीट्यूशन, में रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ अ प्राइवेट मोनोपोली। अगर गवर्नमेंट एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को, जो कि पहले मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये मोनोपोली है, अगर एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मोनोपोली है, अगर गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया किसी प्राइवेट कंपनी को, तो अब ये गवर्नमेंट मोनोपोली से हटकर बन जाएगा प्राइवेट मोनोपोली। और अगर प्राइवेट मोनोपोली होगा, इट विल लीड टू मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। वापस समझिएगा, अगर एक गवर्नमेंट मोनोपोली को बेच दिया जाएगा किसी भी प्राइवेट प्लेयर को, तो ये जो गवर्नमेंट मोनोपोली है ये बन जाएगा प्राइवेट मोनोपोली, और प्राइवेट मोनोपोली क्या करेगा, मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन करेगा लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। तो बोलता है जब भी प्राइवेटाइजेशन होगा तो हो सकता है सरकारी कंपनियों के असेट्स को अंडर वैल्यू कर दिया जाए, अंडर वैल्यू करके उनको बेच दिया जाए। अब इससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकते हैं, और कई बार से कंफ्लिक्ट भी हो सकते हैं पॉलिटिशियंस के बीच में, ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, बिजनेस ग्रुप के बीच में कंफ्लिक्ट भी हो सकता है वैल्यूएशन को लेके, पैसे को लेके। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग बोलते हैं कि भैया आप प्राइवेटाइजेशन मत करो। क्लियर है मेरा बात? हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का फीचर, कि प्राइवेटाइजेशन जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया तो गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स निकाले। देखिए सबसे पहला गवर्नमेंट ने बोला द पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन, द पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन। हम लोग ये टॉपिक को ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं लिबरलाइजेशन के हेडिंग में, समझिएगा वापस ध्यान से। सर गवर्नमेंट ने 1956 में एक लॉ पास किया था जिसका नाम था आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, और यहां पर गवर्नमेंट ने 18 इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर दिया था एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर के लिए। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि इन 18 इंडस्ट्रीज में केवल गवर्नमेंट ही बिजनेस कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को कंप्लीटली खत्म कर दिया, इसको कंप्लीटली लिबरलाइज कर दिया। मतलब अब गवर्नमेंट ने 18 में से 3 इंडस्ट्रीज को छोड़ के 15 इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया कि आप भी भैया बिजनेस कर सकते हो। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर पब्लिक वाज रिड्यूस्ड टू 3। आज के रेट में केवल 3 ऐसा इंडस्ट्रीज है जो केवल रिजर्व है पब्लिक सेक्टर के लिए, बाकी में प्राइवेट वाला भी बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी टूवर्ड्स सिक बिजनेस अंडरटेकिंग यूनिट। देखिए गवर्नमेंट बोलता है कि सारे के सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को
सरकार प्राइवेट वालों को नहीं बेचा जा सकता है, गवर्नमेंट अपने सारे के सारे बिजनेसेस को प्राइवेट को नहीं बेच सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या बोला, देखो कुछ बिजनेसेस को तो हम लोग प्राइवेटाइज कर देंगे, कुछ बिजनेस को तो हम लोग प्राइवेटाइज कर देंगे, बेच देंगे प्राइवेट वाले को, डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे उनका, लेकिन बाकी जो बच गए जिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में बहुत लॉसेज हो रहे हैं, एक्यूट लॉसेज हो रहे हैं, उन कंपनीज के लिए क्या, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम लोग एक बोर्ड बनाएंगे। सर बोर्ड का नाम क्या है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। 1987 में क्या करेगा ये, सर ये उन सिक इंडस्ट्रियल यूनिट का रिवाइवल करेगा, उनका रिवाइवल करेगा, ठीक है। इन परसुएंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी द सिक पब्लिक एंटरप्राइज वेर बॉट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ BIFR फॉर रिवाइवल एंड रिहैबिटाइजेशन। गवर्नमेंट क्या करेगा, उनका रिवाइवल करेगा। जिन सरकारी कंपनियों में एक्यूट लॉसेस है, उन जिनको हम लोग सिक कैटेगराइज कर देते हैं, जिनमें बहुत लॉसेस हो रहे हैं, उन सारे बिजनेसेस को क्या किया जाएगा, रिवाइव करने का ट्राई किया जाएगा थ्रू अब एक्ट या थ्रू अ बोर्ड कॉल्ड बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इनका काम क्या है, इनका काम है रिवाइवल करना सिक इंडस्ट्रीज का, इनका काम है रिवाइवल करना सिक इंडस्ट्रीज का। सर थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, MOU। देखिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर गवर्नमेंट के पास 100 कंपनियां हैं तो गवर्नमेंट उनमें से कुछ को तो प्राइवेटाइज कर देगा, कुछ जिनमें बहुत लॉसेस हो रहे हैं उनको रिवाइवल करने का ट्राई करेगा। कुछ कंपनीज ऐसे हैं जिनको जब पूछा गया, सरकारी कंपनी के जो मैनेजमेंट को पूछा गया कि भैया आपके यहाँ पर इतना लॉसेस क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला सर प्रॉब्लम खाली एक ही है कि हमारे को फ्रीडम नहीं मिले, हमारे पास ऑटोनॉमी नहीं है, हम लोग को बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन को फॉलो करना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, रेड टेपिज्म होता है बहुत ज्यादा, कोई भी डिसीजन लेने के पहले 17 अप्रूवल हम लोग को लेना पड़ता है। तो गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, आपका प्रॉब्लम क्या है, ऑटोनॉमी प्रॉब्लम है ना, फ्रीडम नहीं मिलता है ना आपको। गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप सरकार, गवर्नमेंट और पब्लिक एंटरप्राइज जो सरकारी कंपनी है, आप हमारे संग एक MOU साइन कर लो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लो। सर क्या होगा, इसमें यह बात लिखा हुआ रहेगा कि गवर्नमेंट उन सरकारी कंपनियों को फ्रीडम देगा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देगा, डिसीजन लेने का पावर देगा कि आपको जैसे बिजनेस चलाने, आप बिजनेस चलाओ, आपको कोई तरह का डे टू डे इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, लेकिन आपका अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगा, जवाबदारी बढ़ जाएगा। क्वार्टरली आपको ईयर के स्टार्टिंग में, क्वार्टर के स्टार्टिंग में टारगेट दिया जाएगा और क्वार्टर एंड में, ईयर एंड में आपके टारगेट को इवेल्युएट किया जाएगा कि आपने काम बराबर किया कि नहीं किया, नहीं किया तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम अपने लोग, कोई दिक्कत का बात नहीं है। पढ़ो क्या बोलते हैं, The objective of MOU was to grant autonomy, freedom देना, किसको, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को। कैसे, सर उनके ऊपर हम लोग कंट्रोल को कम कर देंगे, सर कंट्रोल कम कर देंगे और उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा देंगे, जवाबदारी बढ़ा देंगे। तो MOU क्या था, MOU बेसिकली एक अंडरटेकिंग था गवर्नमेंट और पब्लिक एंटरप्राइजेस के बीच में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था उनको ऑटोनॉमी देना। सर ऑटोनॉमी कैसे देगा, सर उनके ऊपर कंट्रोल को हम लोग कम कर देंगे और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा देंगे। सर ये एग्जैक्टली कैसे किया जाएगा, गवर्नमेंट क्लियर कट टारगेट्स बताएगा, क्लियर कट मेजरेबल्स गोल्स बताएगा, फाइनेंशियल गोल की भैया आपको प्रॉफिट इतना बढ़ाना है, सेल्स इतना बढ़ाना है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल गवर्नमेंट टारगेट्स बता देगा और बाद में उन सारे को गवर्नमेंट इवैल्यूएट करेगा। द गवर्नमेंट इवैल्यूएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थ्रू परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मतलब जो आपको टारगेट दिया और जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनका कंपैरिजन किया जाएगा। क्या मेरे बात समझ में, MOU बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्लीज ढंग से पढ़ के जाइएगा, हो सकता है MOU के ऊपर आपको शॉर्ट नोट भी लिखने आ जाए। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट हो गया VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। गवर्नमेंट क्या देखा कि गवर्नमेंट कंपनियों में लॉसेस का एक बहुत बड़ा रीजन है ओवर मैन पावर, बहुत लोगों को हमने एम्प्लॉय करके रखा है। अब गवर्नमेंट उन सबको निकाल तो नहीं सकते, तो गवर्नमेंट क्या बोला, गवर्नमेंट बोला कि हम लोग एक स्कीम निकालते हैं, VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, कि अगर आप अपनी इच्छा से अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हो तो आप अर्ली रिटायरमेंट ले लो। मान लो आपका 10 साल का टेन्योर बचा हुआ है अभी भी जॉब का, आप आज चाहो तो रिटायरमेंट ले लो, गवर्नमेंट आपको आज एक लंप सम बड़ा अमाउंट दे देगा, सो दैट गवर्नमेंट अपने आने वाले फ्यूचर में जो सैलरी का लाइबिलिटी है उससे गवर्नमेंट बच सके। VRS एक स्कीम है। देखो पब्लिक एंटरप्राइज में बड़ा प्रॉब्लम है ओवर स्टाफिंग का,
तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट किया, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ताकि एक्सेसिव वर्कर को, जो ज्यादा वर्कर उनको रिड्यूस किया जा सके। क्या करेगा गवर्नमेंट, उन लोगों को फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन देगा कि आपका 10 साल का तो अभी जॉब लाइफ बचा हुआ है, आप अभी जॉब छोड़ दो और हम आपको एक बार में लमसम पैसा दे देते। As a result of this scheme, the government has succeeded in reducing the excess number of employee. Government, बहुत सारे लोगों ने ऑप्ट किया, कॉम्पेंसेशन लिया और वो लोगों ने जॉब छोड़ दिया। नेक्स्ट यहां पर क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट। ये तो सबसे बड़ा फीचर है प्राइवेटाइजेशन का। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट अपने ओनरशिप को, गवर्नमेंट अपने इक्विटी को, ओनरशिप को सेल कर देगा प्राइवेट एंटरप्राइज या प्राइवेट सेक्टर को। अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इज ऑफर टू द प्राइवेट इन्वेस्टर, प्राइवेट वालों को, बैंक्स को, म्यूचुअल फंड कंपनीज को या पब्लिक एट लार्ज को। जैसे अभी आप कुछ समय पहले देखो रेलवेज पहले गवर्नमेंट का फुल्ली ओन्ड था, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, रेलवे के भी कुछ शेयर को बेचा, तो वो भी कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट के अंडर में ही कैटेगराइज होते हैं। अब क्वेश्चन आता है, सर डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट क्यों कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्यों अपने कंपनियों को प्राइवेट वालों को बेच रहे हैं, क्यों अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कुछ तो रीजन हमने पहले ही पढ़ लिया, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए। और एक गवर्नमेंट बोलता है कि अगर हम लोग अपने कुछ शेयर्स को, सरकारी कंपनी के कुछ शेयर को, 5, 10, 7% शेयर को अगर हम लोग वर्कर को बेचते हैं, पब्लिक को बेचते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज को बेचते हैं, तो हमारे पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट उनसे पैसा रेस करेगा और उससे क्या करेगा, गवर्नमेंट अपने डेट को कम करेगा और बाकी जितने भी पब्लिक एंटरप्राइज है उनको असिस्टेंस करेगा, उनका मॉडर्नाइजेशन करेगा, नया नया इक्विपमेंट लगाना, टेक को इंट्रोड्यूस करना, ये सारा काम करेगा गवर्नमेंट। क्या मेरा बात क्लियर है आप लोग को? तो ये खत्म होता है टॉपिक प्राइवेटाइजेशन। अगर आप यहां तक वीडियो में बना हुआ है तो भैया एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट तो बनता है, एक कमेंट तो देखो बनता है। और प्लीज वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि मेरे को भी देखो मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए सारा वीडियो अपलोड कर दे। देखिए सर, मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सर ग्लोबलाइजेशन क्या बोलते हैं? सर ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के संग इंटीग्रेट करना। देखिए अभी तक गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या था कि हम लोग इंडिया को बाकी दुनिया से कट ऑफ करके रखेंगे, हम लोग दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को रेगुलेट करेंगे, ट्रेड होने नहीं देंगे, दो कंट्रीज के बीच में कैपिटल, पैसे का लेन देन को कंट्रोल करेंगे, ये सब गवर्नमेंट का नियम था। तो अब ग्लोबलाइजेशन के थ्रू गवर्नमेंट क्या बोलता है, दैट वी विल ट्राई टू इंटीग्रेट करेंगे किसको, सर इंडियन इकोनॉमी को अदर इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड के संग। कैसे? सर ट्रेड के थ्रू, कैपिटल फ्लो के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। मतलब अब इंडिया और बाकी कंट्रीज के बीच में फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो सकता है, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। ऐसा नहीं कि फ्री में हो जाएगा, बट इजीली ट्रेड किया जा सकता है, दो कंट्रीज एक दूसरे के संग कैपिटल एक्सचेंज कर सकते हैं, दो कंट्रीज एक दूसरे के संग टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? सर ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया इंटीग्रेशन, सर किसका, इकोनॉमी का अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ठीक है सर, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फीचर। सर ग्लोबलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो ये तो गवर्नमेंट बोला कि ठीक है भैया दो कंट्री के बीच में फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होना चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, होगा कैसे? तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। ये टॉपिक हम आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में क्या हुआ, पहले जो हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था वो अब चेंज हो गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। सेम टॉपिक हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने इंपोर्ट लिबरलाइजेशन किया। ये टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, ये एग्जाम में डायरेक्टली भी आपको पूछा जाता है। इंपोर्ट के लिए पहले गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाया था, मतलब जो चीज हम लोग इंडिया फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं उसको गवर्नमेंट बोला कि आप इंडिया में बनाओ। अभी गवर्नमेंट क्या किया, और इंपोर्ट के लाइसेंस पर भी पहले बहुत रिस्ट्रिक्शन था, अभी क्या हुआ, इंपोर्ट के लाइसेंस के सिस्टम को डिसमेंटल कर दिया गया। पहले क्वांटिटी कितना आप इंपोर्ट कर सकते हैं उसके ऊपर लिमिट भी था, अब उसको भी कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया। ड्यूटीज को सिग्निफिकेंटली कम किया गया, ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैव बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। क्लियर है मेरा बात? सर सबसे पहला लाइसेंस के सिस्टम को डिसमेंटल किया, सर दूसरा क्वांटिटेटिव जो रिस्ट्रिक्शन था उसको भी खत्म किया, और तीसरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ड्यूटी को भी रिड्यूस किया सिग्निफिकेंटली। एफडीआई, सर इंडिया को अगर ग्रो करना है, किसी इंडिया वाज अ कैपिटल डेफिसिट कंट्री, कैपिटल का कमी था हमारे पास, टेक्नोलॉजी का कमी था, तो फॉरेन से अगर कंपनियां इंडिया में आएंगी, इंडिया में पैसा, टेक्नोलॉजी, टेक लेकर आएगा, तभी तो इंडिया ग्रो करेगा। लेकिन इंडिया ने क्या बोला था कि भैया हम लोग एफडीआई को अलाउ नहीं करेंगे। अब इन सब चीजों को ठीक कर दिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एफडीआई से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा
और इंडिया में इंडस्ट्रीज में और ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट होगा। सिंपल सा बात है। फॉरेन से लोग आएंगे, फॉरेन का बिजनेसेस आएगा तो अपने संग टेक पैसा को लेकर आएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि हाँ भैया ठीक है, एफडीआई आएगा तो टेक्नोलॉजी आएगा, मॉडर्नाइजेशन आएगा, सब कुछ होगा। तो अब गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट ने अपनी लिमिट को बढ़ा दिया। ठीक है, जैसे हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज में रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, तो गवर्नमेंट ने अब एफडीआई लिमिट कर दिया अप टू 51%। मतलब एक फॉरेन का कंपनी इंडिया में आएगा, 51% ओनरशिप होगा उस फॉरेन कंपनी का और बाकी 49% इंडियन कंपनी का। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो गवर्नमेंट ने बोला हाई प्रायोरिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो गवर्नमेंट किसी बैंक को बोल रहे हैं कि आप इंडिया में, फॉरेन के बैंक को बोला कि आप इंडिया में आके बिजनेस करो। तो आप जब इंडिया में आओगे तो इंडिया में आपके कंपनी में 51% ओनरशिप आप ही का रहेगा, फॉरेन का रहेगा, और बाकी 49% ओनरशिप इंडियन कंपनीज का, इंडियन इन्वेस्टर्स का होगा। इस लिमिट को बढ़ा दिया गया। ठीक है, और लिमिट को फर्दर, दिस लिमिट वाज फर्दर रेज्ड फ्रॉम 51% टू 74%। और आज के डेट में कुछ इंडस्ट्रीज में 100% एफडीआई है, रिटेल सेक्टर में, कमर्शियल गुड्स में 100% एफडीआई है। मतलब एक फॉरेन का कंपनी इंडिया में आके 100% एक कंपनी को ओन करके बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ने फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी को अलाउ किया। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट इन केस ऑफ हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री, कि भैया हाई प्रायोरिटी है तो इन टेक को तो हम लोग इंपोर्ट कर ही सकते हैं, और एफडीआई वगैरह को तो अलाउ गवर्नमेंट ने किया ही है। तो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया सर, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म किया। पहले सिस्टम था फिक्स, अब उसको कर दिया गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबल। सर इंपोर्ट को लिबरलाइज किया। सर इंपोर्ट में क्या किया, गवर्नमेंट ने लाइसेंस के सिस्टम को कंप्लीटली अबॉलिश किया, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन को कम किया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ड्यूटी को भी सिग्निफिकेंटली कम किया। गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि सर एफडीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आएगा तो इंडिया का डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मॉडर्नाइजेशन भी आएगा, टेक्नोलॉजी भी आएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हाई प्रायोरिटी एरियाज में एफडीआई के लिमिट को पहले किया था 51, फिर किया 74, अल्टीमेटली 100%। और फॉरेन के टेक्नोलॉजी के लिए भी गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक अप्रूवल दे दिया कि अगर हाई प्रायोरिटी एरियाज है तो ऑटोमेटिक अप्रूवल है, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया जा सकता है। एंड दिस टेक्स केयर ऑफ चैप्टर नंबर 11 which is structural changes in the Indian economy post liberalization। यहां तक अगर आप वीडियो में बना हुए तो भैया प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह के संग शेयर करो। जिनका हालत बहुत खराब है, डर लग रहा है एग्जाम में कि उनको क्या होगा, उनके संग तो भैया जरूर से शेयर कर दो। पढ़ते रहो, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।